नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 95 सीटों पर मतदान कल। तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द। पूर्वी त्रिपुरा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 116 सीटों के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और गुजरात में रैली। सुरेंद्रनगर में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस को कोई खुशी नहीं हुई। महाराष्ट्र के माढा में कहा, देश चलाने के लिए मजबूत नेता का होना जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र और ओडिशा में जनसभा। कहा, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने एमपी के लिए जारी की एक और लिस्ट। साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की केरल में जनसभाएं। पश्चिम विक्षोभ का अगले 24 घंटे तक रहेगा असर। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। और भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश ने आदर्श गुणों के प्रति भारत की निष्ठा को किया मजबूत। हैदराबाद में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जैन सेवा संघ के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भगवान महावीर की प्रेरणा हम सब में सदैव जीवंत रहे। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर कल मतदान होगा और दूसरे चरण में तमिलनाडु के 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। दूसरी तरफ ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण के 35 सीटों पर कल मतदान होगा और मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंचानन, जानना चाहेंगे आपसे, दूसरे चरण के मतदान के लिए किस तरह की खास तैयारी है? देखिए, अब दूसरे चरण का मतदान कल होना है और 11 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और अपने आप में कई राज्य हैं जो बहुत अहम हैं, जिसमें कि वोट डाले जाने हैं। और जैसा कि हमने देखा कि दूसरे चरण के मतदान की तारीख नज़दीक आते ही तीसरे चरण के लिए भी चुनाव का प्रचार शुरू हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, उन सबका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन दूसरे फेज की अगर बात करें तो बहुत अहम फेज है। और दूसरा, हम इस वक्त मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में, जहां दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर वोट डाले जाने हैं। और रायगंज में हम मौजूद हैं। रायगंज के साथ दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी। इन तीनों राज्यों, अगर तीनों लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 1-1 सीट सभी के पास है, चाहे वो लेफ्ट हो, दार्जिलिंग की बीजेपी के पास और एक तृणमूल कांग्रेस के पास यहाँ जलपाईगुड़ी की है।
और बंगाल में जिस तरह से 7 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल दो बड़ी पार्टियां यहाँ पर सामने इनकी आमने सामने की टक्कर है। और एक बड़े लंबे समय तक जहां लेफ्ट का राज रहा वहां लेफ्ट बहुत पीछे नजर आ रहा है, कांग्रेस भी उस स्थिति में नहीं है। तो सीधी सीधी टक्कर है। यही वजह है कि जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उनका दावा हमेशा रहा है कि 42 में से 23 सीटें वो जीतेंगे। और उत्तर बंगाल के इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर 8 सीटें हैं। और यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करने के बाद जो उनमें जो टर्न जो ट्रेंड है उसका पता लगता है, उसमें यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो एक एक्सेप्टेंस है वो नज़र आती है, लेकिन साथ ही जो एक कैडर है तृणमूल कांग्रेस का, उसकी एक अपनी अलग कार्यशैली है प्रचार करने की और चुनाव लड़ने की भी। तो सीधा मुकाबला भी है, मुकाबला कई जगह पे हिंसक होने की संभावना भी होती है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। 200 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई हैं। और कल का जो मतदान है उसके लिए भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान से लेकर सुरक्षित मतदान उसके लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। पंचानन, इसके अलावा मुकाबले की आपने बात की और मुकाबले को लेकर भोपाल से अहम खबर है कि बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा होंगी। किस तरह से देखें इस सीट पर मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है यहाँ पर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, भोपाल का जो मुकाबला है वो इस बार बेहद दिलचस्प हो गया। और साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने आज ही औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज ही उनको टिकट दिया गया। और ये टिकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जहां पर लड़ रहे हैं वहां साध्वी प्रज्ञा को यहां पर लाया गया, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से मालेगांव के जो केस था उसमें बाद में साबित हुआ कि साध्वी प्रज्ञा को उसमें झूठे तौर पर फंसाया गया। तो कहीं निश्चित तौर पर एक सिंपैथी लेने की कोशिश भी होगी। और जो एक कांग्रेस ने एक चैलेंज भी दिया है, उस चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी को निपटने के लिए उनसे बेहतर नाम शायद नहीं मिला। तो यही वजह है कि भोपाल में इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बेहतर हुआ करती थी और माना जा रहा था कि अगर दिग्विजय सिंह के आने के बाद थोड़ा मुकाबला मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दाव भी कह सकते हैं और बड़ी रणनीति के तहत साध्वी प्रज्ञा को उतारा गया है। तो निश्चित तौर पर अब ये चुनाव, इसको विश्लेषक भी मान रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प सीट होने वाली है मध्य प्रदेश की ये। अशोक जी बिल्कुल, संक्षेप में जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि वायनाड सीट भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और ख़ासतौर पे राहुल गांधी वहाँ आज पहुँचे वायनाड, तो किस तरह की खबर आ रही है, कितना सकारात्मक उनके लिए वहाँ ज़मीन बनती नज़र आ रही है? देखिए, वायनाड सीट इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कारण यही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि अमेठी सीट से लड़ते थे, वहां से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार वो अमेठी के साथ साथ केरला की वायनाड सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे। और इसका एक जो कारण कहा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो दक्षिण में जो रीच है उसको बढ़ाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। हालांकि एक बात ये भी है कि जिस तरह से वहां पर एक विशेष कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के मतदाता है और राहुल गांधी के लिए वो मुस्लिम लीग का जो सहारा लेकर उसको वहां पर उनको एक बढ़त मिल सकती है। ये शायद पार्टी की एक रणनीतिक कोशिश भी है उसको दिखाने की कि एक सुरक्षित सीट को तलाशा जाए। लेकिन साथ ही राहुल गांधी का ये भी कहना है कि दक्षिण भारत की जो समीकरण है उनको अगर सेटल करना है, उनको हासिल करना है, तो केरला की सीट पर का उन्होंने चयन किया, पार्टी ने चयन किया। और आज का जब वो वहां पर वो पहुंचे तो साथ में 3 लोकसभा सीटें जो थीं उनके समन्वयक को भी बुलाया गया, यानी कि तीनों लोकसभा सीटों को साधने की भी कोशिश की गई। तो ये कोशिश कांग्रेस की है कि एक सुरक्षित सीट के साथ साथ दक्षिण भारत में जो कांग्रेस की जो मजबूती है उसको बढ़ाने की कोशिश है। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब हम कर्नाटक के बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। वहाँ मेरी सहयोगी कृति मिश्रा मौजूद है। कृति, जानना चाहेंगे आपसे कर्नाटक की जो लड़ाई है वो किस तरह की आप देख रहे हैं और कल चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वहाँ? और हम आपको ले चलेंगे बेंगलुरु। कृति हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, उससे पहले रुक कर लेते हैं हम रजत का। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह की तैयारी देख रहे हैं चुनाव को लेकर और मुकाबला किस तरह का है वहां पर? शुक्रिया अभिलाषा, मैं इस समय चेन्नई में हूं और यहां पर तमिलनाडु की 38 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसके साथ साथ पुडुचेरी की 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है मतदान होगा कल। हालांकि काफ़ी पीसफुल मतदान रहा है। पिछले अगर हम कई चरणों की बात करें, पिछले इतिहास की बात करें पुडुचेरी को लेकर या तमिलनाडु को लेके, बजाय छुटपुट कोई घटनाएं हुई हों उसके अलावा
साथ ही यहाँ पे जो है हमने बात की थी पुडुचेरी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनका कहना था कि पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं तमिलनाडु के प्रशासन से, और माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु के इलेक्शन प्रशासन से जो बात की है उनका भी कहना है कि पूरे पुख्ता इंतजाम है और जो पोलिंग जो है पीसफुल रहेगी। और साथ में कई गतिविधियां, कई इनिशिएटिव्स लिए थे इलेक्शन कमीशन ने, चाहे वो तमिलनाडु की सीट हो या पुडुचेरी की सीट हो, किस तरह से जो है प्रोत्साहन दिया जाए मतदाताओं को कि बड़ी नंबर्स में यहाँ आके वोट करें। साथ ही जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी समय से अच्छी पोलिंग नजर आई है। पिछले 2014 के मतदान में जो है 74% के आसपास जो है तमिलनाडु में वोट पड़े थे और यहीं पुडुचेरी में जो है 80% के आसपास वोट पड़े थे। तो जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एक चौकस नजर है चुनाव आयोग की और प्रोत्साहन दे रहे हैं मतदाताओं को, तो हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी पोलिंग देखने को एक बार फिर से मिले। अभिलाषा। बिल्कुल रजत हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कल चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। पंचानन के पास भी हम गए थे, कृति के पास चलते हैं, बेंगलुरु में कृति मौजूद है। कृति, किस तरह की तैयारी है वहां पर कल मतदान को लेकर? जी अभिलाषा, कल कर्नाटका में 14 लोकसभा सीट्स जो हैं उन पर मतदान होगा। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। तकरीबन 90,000 पुलिस पर्सनल हैं, 2.5 लाख से ऊपर जो पोलिंग पर्सनल हैं, 55 कंपनीज है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो चाक चौबंद नजरें रखेंगी। देखिए, बेहद अहम है इस फेज का ये चुनाव कर्नाटका में, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हैं, चाहे फिर वो मांड्या में हो, हासन में हो, साउथ बैंगलोर में हो, नॉर्थ बैंगलोर में हो या फिर टुमकुरू में हो। अगर 2014 की बात करूं तो देखिए, इन 16 सीटों में से 6 बीजेपी और कांग्रेस के पास थे और जेडीएस के पास 2। तो कल 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता, तकरीबन 241 जो उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत का कल फैसला करेंगे। अभिलाषा। जी बिल्कुल कृति, आप बने रहिए हमारे साथ। और दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे और सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पुलवामा हमले का बदला लिया, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई खुशी नहीं हुई। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिम्मतनगर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। हिम्मतनगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। गांधी जी की कांग्रेस, गोली वाली कांग्रेस, आज गांधी जी की कांग्रेस। उस जमाने में अंग्रेज गोली का सहारा लेते थे। आजादी के बाद कांग्रेस खुद गालीबाज बन गई है, गाली का सहारा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने में केंद्र में ऐसी ही मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में गर्व अनुभव करते हैं। आपने 2014 में मुझे जो पूर्ण बहुमत दिया, उसने मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा ताकत दी कि एक तरफ जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले पाया, वहीं गरीब से गरीब के कल्याण के लिए भी पूरी शक्ति लगाकर काम कर पाया। 5 साल मैंने किस तरह सरकार चलाई, ये आपने देखा है। अब आपको फिर से ये तय करना है कि देश को मजबूत सरकार देंगे या कमजोर सरकार हम सह लेंगे।
उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। ढेंकानाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 सालों में देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजना चलाई। कि 55 साल तक ये कांग्रेस के नेतृत्व में देश में एक सरकार चली कांग्रेस पार्टी की, परंतु देश के गरीबों के लिए 55 साल में कुछ नहीं किया। 5 पीढ़ी तक ये राहुल बाबा के परिवार की सरकार चली, मगर देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल से चल रही है। 5 साल में देश के गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी लेकर आए। ओडिशा के चुनावी दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के सांगली में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन रही। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र का विकास बीजेपी की सरकार ने किया है। कांग्रेस एनसीपी के शासन में महाराष्ट्र हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने फिर से महाराष्ट्र को उसका गौरव लौटाने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुन्नूर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो केरल के लोगों के विचारों को सुनने और समझने आए हैं। कुन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं पिछले कई महीनों में देश के अलग अलग हिस्से में घूम रहा हूं। देश के लोगों की ये आवाज है कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं ये संदेश देना चाहता था कि जितना देश का उत्तरी हिस्सा अहम है, उतना ही दक्षिण हिस्सा भी अहम है। यही वजह है कि मैंने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया। And over the last 5 years, I have traveled across the country, been to South India, Kerala, Karnataka, Andhra, Northeast, West, North, and I've got a feeling that there is a sentiment in the country that there are multiple voices, multiple ideas, multiple languages. I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. But I also want you to realize and understand that your way of life, your culture, the way you treat each other is a very, very valuable thing for India. And it is the love and affection and the spirit of Kerala and Wayanad that is going to show Mr. Narendra Modi exactly what this country is about. और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने थिरुनेल्ली मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान चुनाव के लिए कर दिया है और बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा, गुना सीट से केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से श्री रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव धमाकों के बाद सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा था। साल 2017 में सबूतों के अभाव में एनआईए की अदालत ने उन्हें जमानत देने पर ऐतराज न होने की बात कही, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। वो 9 साल जेल में रहने के बाद बाहर आई। साध्वी प्रज्ञा ने टिकट मिलने के बाद कहा कि हम तैयार हैं और अब उसी कार्य में मैं लग गई हूँ। जनता ये समझ जाए कि जो कुछ भी है वो अब छलावा हो सकता है दूसरे लोगों का, दूसरे पक्ष का, किंतु यहाँ जो किया गया है वही बोला जाएगा और जो करेंगे, जो कहेंगे और वो करेंगे। इसलिए आप सबके सहयोग से, सभी के अनुभवों का और सभी के एकजुट एक शक्ति के रूप में कार्य करते हुए
और यहाँ से निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त लेकर के देश को सुरक्षित भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे। और हम सब देश को समर्पित हैं, इसलिए हम राष्ट्र की अर्चना और वंदना जीवन भर करते रहेंगे। तो कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने सैंड आर्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। सुदर्शन पटनायक का कहना है कि जितनी ज्यादा मात्रा में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलकर वोट करेंगे, देश को उतनी बेहतर और मजबूत सरकार मिलेगी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अनु दीवान ने। हमारे साथ इस वक्त मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हैं। सुदर्शन जी, हम हमेशा देखते आए हैं कि आपकी जो सैंड आर्ट है वो हमेशा कहीं ना कहीं स्पेशल ओकेजन्स पे बनती आई है। इस बार भी हम देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैसेज तो ये है कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, सेकंड फेज का कल वोटिंग होने वाला है और स्पेशली हम ये अपील करना चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग वोट करें और स्पेशली जो यंगस्टर्स है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं उन लोग को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और वो लोग वोट करें और उसके साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जिन लोगों को रियली हेल्प चाहिए तो उनको भी सपोर्ट करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए इस जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी का फेस्टिवल हो रहा है उसमें भाग लेना चाहिए। सर, कितना जरूरी होता है वोट देना आपके हिसाब से? नहीं, जरूर हमारा देश को आगे लेने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए वोट करना बहुत जरूरी है और इस वोटिंग ये में जो लास्ट टाइम वोटिंग हुआ था बहुत अच्छा मतदान हुआ था, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं लगातार यहाँ पर वोट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, साइंस कल्चर क्रिएट करके थ्रू हमारा साइन। तो मैं ये अपील करता हूँ हर कोई व्यक्ति जो विभिन्न क्षेत्र में है, सब लोग कर रहे हैं बट और भी ज़्यादा करें सो दैट कि हम इस जो वोटिंग प्रोसेस है उसको और आगे ले सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार स्पेशली वीवीपैट यूज़ किया जा रहा है उसको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और उसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करना। कल सेकंड फेज का इलेक्शन है और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बनाया है वोट फॉर बेटर इंडिया। फर्स्ट फेज में क्या कुछ कैंपेन था आपका, क्या कैंपेन मैसेज था? योर वोट योर फ्यूचर और एक स्कल्पचर भी था, योर वॉइस योर वोट। ऐसे करके हम लोगों ने काफ़ी स्लोगान्स जो क्रिएट किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उत्तर और पश्चिम भारत में कल आए जबरदस्त तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आंधी और बारिश के कारण अब तक 40 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर सहित कई राज्यों में आए तूफान और तेज बारिश से मची तबाही ने कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हुआ है। इन तीनों राज्यों में ही 35 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 लोगों की जान चली गई। गुजरात और राजस्थान में 10-10 लोगों की मौत हुई है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी ईस्टवार्ड मूवमेंट हो रहा है, इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। मगर अभी गुजरात क्लियर है, इसका प्रभाव गुजरात ऊपर नहीं है। राजस्थान का मोस्ट पार्ट्स भी क्लियर हो रहा है और सदर्न पार्ट ऑफ एमपी भी क्लियर हो रहा है। सिर्फ अभी ज़्यादा एक्टिविटी जहाँ रहेगा वो एरिया है उत्तर प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ एंड बिहार एंड झारखंड। यहाँ अगले 24 घंटे के अंदर बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाके में हेलस्टॉर्म और गस्टिया स्क्वाली विंड स्पीड हो सकता है। विंड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश और तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद में भगवान महावीर जयंती के मौके पर जैन सेवा संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन धर्म का मूल शांति, प्रेम, त्याग और अहिंसा के आदर्श गुणों में निहित है। जैन धर्म पिछले 25 सदी में मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जैन धर्म ने भारत में
सत्य, अहिंसा, शांति के आदर्श गुणों के प्रति भारत की निष्ठा को और भी मजबूत किया है। एक ऐसा धर्म जिसका मूल शांति, प्रेम, त्याग और अहिंसा के आदर्श गुणों में निहित है। भगवान वर्धमान महावीर द्वारा लगभग 500 ईसा पूर्व में स्थापित यह धर्म पिछली 25 शताब्दियों से मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जैन धर्म का भारत के आध्यात्मिक उत्कर्ष में महान योगदान है। इस धर्म के उदार उपदेशों ने सत्य, अहिंसा तथा शांति के आदर्श गुणों के प्रति भारत की निष्ठा को और दृढ़ किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान महावीर की प्रेरणा हम सब में सदैव जीवंत रहे और आधुनिक जीवन शैली के भ्रांतियों और शंकाओं के बीच हमारा सभी संदेहों का निराकरण करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हम मानव जाति के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सही मार्ग चुने। इधर वित्तीय संकट से जूझ रही जेट एयरवेज की आज आखिरी उड़ान हो सकती है। बैंकों के इनकार के बाद आज जेट की उड़ान अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। बैंकों ने विमानन कंपनी को 400 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी उड़ रहे जेट के 5 विमान भी अब जमीन पर ही रहेंगे। कंपनी के सामने शटडाउन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।